सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज बीए पार्ट प्रथम वर्ष के छात्रों को इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय पे आपके साथ चर्चा की जाएगी। बड़ा ध्यान रखना, पहले अध्याय का नाम सिंधु सभ्यता है। यह आपके प्रथम वर्ष के साथ साथ हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय से जुड़ा कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। आज मैं इसके बारे में आपके साथ छोटी छोटी चर्चा करूंगा। जिन चार बातों पर चर्चा करूंगा उनको आपको ध्यान रखना है। पहला, इस सभ्यता के नामकरण पर मत ध्यान रखना है, नामकरण पर मत। दूसरी, आपके साथ इस विषय पर बात की जाएगी कि इस सभ्यता के इतिहास जानने के सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। यहां मैं आपके साथ बिल्कुल संक्षिप्त में लिख रहा हूं। तीसरे प्रश्न पे जिस पे आपके साथ चर्चा की जाएगी वो है इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। और चौथे प्रश्न पे जो आपसे चर्चा की जाएगी वो है इस सभ्यता का विस्तार क्या था। इन चार बातों पर आपके साथ चर्चा की जाएगी। पहले, इस सभ्यता के नामकरण पर मत। दूसरा, इसके इतिहास जानने के सबसे प्रमुख स्रोत। तीसरे, इसके निर्माता कौन थे। चौथा, इसका विस्तार। पहले मैं आपको प्रारंभिक जानकारी देता हूं। किसी भी सभ्यता का विकास होता है वो नदी के किनारे ही होता है। चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो बेबीलोनिया की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो। हर सभ्यता का विकास नदी के किनारे होने के पीछे एक ही प्रमुख कारण है, वहां सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध रहते हैं। अब हम आपके साथ मैं पहले प्रश्न पे चर्चा करूंगा कि इस सभ्यता के नामकरण पर कितने मत प्रचलित हैं। आपको यहां याद रखना है कि 3 मत प्रचलित हैं और इन 3 मत को आपको साधारणतः याद रखना है। एक को आपको आवश्यक रूप से याद रखना है। पहला, बड़ा इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करवाया गया वो एक ही नदी के किनारे करवाया गया। इसके जितने भी स्थान मिले वो सिंधु नदी के किनारे मिले। सिंधु नदी के किनारे इसके स्थान मिलने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा। सीधी सी बात है, क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। क्यों कहा गया? इसके उत्खनन स्थल हैं वो केवल एक ही नदी के किनारे मिले। अब दूसरा इस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी युग की सभ्यता। यहां थोड़ा सा ध्यान देना आपको। वहां सिंधु नदी है और यहां सिंधु घाटी युग की सभ्यता है। इसका मतलब साफ है कि इस नदी के उत्खनन क्षेत्र सिंधु नदी के अलावा अन्य नदियों के किनारे भी मिले, चाहे वो सिंधु हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो सतलज हो, चाहे वो चिनाब हो, चाहे वो व्यास हो। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी युग की सभ्यता कहा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, एक नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता और एक से अधिक सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी युग की सभ्यता कहा। तीसरा आपको याद करना है। अब तीसरा नाम इसका हड़प्पा सभ्यता था। यह आपको याद करना है। उत्खनन करता है तब भी वही बात है, पुरातत्ववेत्ता है तब भी वही बात है। अब उत्खननकर्ताओं ने एक निर्णय कर लिया, वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि भविष्य में जब भी किसी सभ्यता का उत्खनन कार्य होगा और उस उत्खनन कार्य जिस स्थान पर सबसे पहले किया जाएगा, किसी भी सभ्यता का सर्वप्रथम किसी स्थान पर उत्खनन कार्य किया जाएगा, उसी के आधार पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाएगा। और यही तथ्य इसके साथ है। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और यही इस सभ्यता का सबसे उचित नाम है। पहला प्रश्न आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस सभ्यता के नामकरण पर कितने मत प्रचलित थे? 3। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी युग की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। पहला, एक नदी के किनारे विकसित होने के कारण। दूसरा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण। तीसरा, अब निर्णय कर लिया गया है कि जिस भी सभ्यता का
सबसे पहले जिस स्थान पर उत्खनन कार्य होगा या खुदाई का कार्य होगा उसी के आधार पर उस सभ्यता का नामकरण होगा। और सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और यही इस सभ्यता का सबसे उचित नाम है। पहला मैंने कहा था कि आज अपन नामकरण पर चर्चा करेंगे, ये थी नामकरण पर चर्चा। अब अपन दूसरी चर्चा करेंगे कि इस सभ्यता के इतिहास जानने के स्रोत क्या है। ये बात इतिहास में चलती रहती है, चाहे कोई राजवंश हो या कोई सभ्यता हो, उसके इतिहास जानने के स्रोत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको साथ साथ आज अपन सिंधु सभ्यता पे चर्चा करेंगे, फिर भी आपको याद रखना है, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, चाहे वैदिक सभ्यता हो, चाहे मौर्य साम्राज्य हो, चाहे गुप्तों का साम्राज्य हो, वहाँ आपको इतिहास जानने के स्रोत उनके याद रखने हैं। अब अपने मूल प्रश्न पे आएंगे, सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, यहाँ ध्यान देने योग्य है। आप अक्सर पढ़ते हो सिंधु सभ्यता की आपको कोई भी पांडुलिपि नहीं मिली है, कोई भी पुस्तक नहीं मिली है, इसलिए साफ है सिंधु सभ्यता के इतिहास जानने का स्रोत है वो अनुमान पर आधारित है। और अनुमान किससे लगाया, उत्खनन से लगाया। उत्खनन क्या हुआ बेटा, खुदाई करवाई गई और खुदाई में कोई पुस्तकें नहीं मिली, इसलिए जो वस्तुएं मिली उसी के आधार पर अनुमान लगाया गया। अब प्रश्न की भाषा क्या होगी कि सिंधु सभ्यता का इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपका उत्तर होगा उत्खनन से प्राप्त सामग्री। उत्खनन से प्राप्त सामग्री। यहां साफ है सिंधु सभ्यता में हमें कोई भी पुस्तक नहीं मिली, अनुमान लगाया हमने, किससे लगाया, खुदाई करवाई, उत्खनन करवाया, उसमें जो सामग्री मिली उसी के आधार पर इस सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन आपसे कई बार आपके सामने विकल्प आते हैं, कई अलग अलग विकल्प आ जाते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है जैसे मोहरें दे दी गई, बर्तन दे दिए गए या अन्य कोई साक्ष्य शील दे दिया गया। लेकिन जो प्रश्न की भाषा ये होगी कि सिंधु सभ्यता के इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, उत्खनन से प्राप्त सामग्री। क्यों, वो जो सारी की सारी सामग्री आपको प्राप्त हुई है वो उत्खनन में प्राप्त हुई है। और अब अगर दूसरा यक्ष प्रश्न करे कि उत्खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वहां आपका उत्तर होगा मोहरें। इन मोहरों पे बड़ा 3-4 प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोहरें। अब मोहरों के बारे में आपको याद करना होगा कि सिंधु सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई थी वो किससे निर्मित थी। इसमें बड़ा आपको ध्यान रखना है, अक्सर आपके जो शब्द आता है उसमें इस शब्द का उपयोग होता है शैलखड़ी। शैलखड़ी आए तब भी वही बात, स्टेटाइट आए तब भी वही बात, साबुन पत्थर आए तब भी वही बात, और जिप्सम आए तब भी वही बात। यहां आपको इन चारों शब्दों में से कोई भी शब्द आ सकता है, और चारों शब्द साथ आते हैं तो आपको उपयुक्त सभी शब्दों का चयन करना होगा। पहला क्या, इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, उसमें महत्वपूर्ण क्या है, मोहरे, और मोहरे किससे निर्मित है, शैलखड़ी आए तब भी वही बात, स्टेटाइट आए तब भी वही बात, साबुन पत्थर आए तब भी वही बात, और जिप्सम आए तब भी वही बात। अब अगला प्रश्न करता है कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो सर्वाधिक कहाँ हुई। यहाँ आपको 2 तरीके से याद रखना है। इन मोहरों की जो प्रकृति थी वो 2 प्रकार की थी। कुछ मोहरों लेख युक्त थी, उसके ऊपर चित्र बने हुए थे, बड़ा किसके, बर्तनों के चित्र बने हुए थे, या क्या मगरमच्छ के चित्र बने हुए थे, उनके ऊपर चित्रांकन था। और कुछ मोहरें थी जो चित्रांकन विहीन थी, अर्थात मोहरों की 2 प्रकार की प्रकृति थी, एक लेख युक्त थी और दूसरी लेख विहीन थी। यहाँ आपको अगर प्रश्न की भाषा ये हो कि सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तब आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। और प्रश्न की भाषा ये हो कि सिंधु सभ्यता की लेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तब आपका उत्तर होगा हड़प्पा। अब बड़ा दूसरे प्रश्न के ऊपर अपने सिंधु सभ्यता के इतिहास जानने के स्रोत के ऊपर छोटे छोटे भागों में इसे विभाजित करके 4-5 तरीके से मैंने आपके साथ यक्ष प्रश्न रखे हैं और उनके उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। पहला क्या रखा कि सिंधु सभ्यता के इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, और उत्खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे प्रमुख क्या है, मोहरें। और फिर मोहरें किससे निर्मित थी, शैलखड़ी आए तब भी वही बात, स्टेटाइट आए तब भी वही बात, साबुन पत्थर आए तब भी वही बात, जिप्सम आए तब भी वही बात। और सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, या मोहरों की नेचर कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की, लेख युक्त और लेखविहीन।
सर्वाधिक मोहरे आए मोहनजोदड़ो कर दोगे, लेख युक्त आए हड़प्पा कर दोगे। अब बेटा तीसरा प्रश्न, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? यहां आपको ध्यान देना है, यह हर चीज में ध्यान देना है कि कोई सभ्यता होगी तो उसका कोई निर्माता अवश्य होगा। भाई सभ्यता है तो उसका निर्माण किसी ने अवश्य करवाया है। यही सिंधु सभ्यता के साथ था कि इस सभ्यता का निर्माण कार्य किसने करवाया। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में। कुछ ने कहा इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, कुछ ने कहा इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, कुछ ने कहा इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे, और कुछ ने कहा इस सभ्यता के निर्माता ऋग्वेद में उल्लेखित जातियां थी, ऋग्वेद में उल्लेखित जातियां थी। और कुछ ने कहा इस सभ्यता का निर्माण मिश्रित जाति के व्यक्तियों ने करवाया। अब यहां आपको दो तरीके से याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में कितने मत प्रचलित हैं, तब तो आपका उत्तर होगा 1 2 3 4 5 कर दोगे। और ये कहें कि सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है, तब आपण आए बाद में गए, लेकिन पहले बताता हूं सबसे उपयुक्त सिद्धांत किसको मानते हैं, मिश्रित जाति को। अब पहली बात, सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस मत के समर्थक कौन है? अगर आपको याद नहीं रहता है तो किसके, रामायण में आप खूब पढ़ते हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ के 2 बेटे थे, कौन कौन, राम और लक्ष्मण। और इन दोनों इतिहासकारों के वो ही नाम हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस मत के समर्थक कौन थे, डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप। तो किसके, अगर याद नहीं रहे तो भगवान राम और उसके अनुज छोटे भ्राता या कनिष्ठ भ्राता का नाम याद रखना है, लक्ष्मण, जो इस सिद्धांत के समर्थक थे। वो थे नहीं, इतिहासकारों के ये नाम थे। आपको याद करने के लिए इसको याद करना है। दूसरा, इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। इस मत के समर्थक राखलदास बनर्जी थे। कौन थे, राखलदास बनर्जी। तीसरा मत है, इस मत के समर्थक, इस जाति के निर्माता सुमेरियन थे। सुमेरियन एक विदेशी जाति थी और इसके समर्थक थे वो भी एक विदेशी इतिहासकार थे। उसका अगर नाम याद नहीं रहे तो क्या उसको 2 भागों में याद करके बच्चे को बताने की दृष्टि से कि इसके निर्माता गार्डन चाइल्ड थे। गार्डन अपन किसको, उद्यान को कहते हैं, चाइल्ड किसको, बच्चे को कहते हैं। तो इसके निर्माता कौन थे, इस सिद्धांत के समर्थक गार्डन चाइल्ड थे। अगला, ऋग्वेद में उल्लेखित जातियां। यहां विदेशी इतिहासकारी हैं मार्टिन व्हीलर महोदय मानते हैं कि ऋग्वेद में जिन अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है उन्हीं अनार्य जातियों ने इस सभ्यता का निर्माण करवाया होगा। अगला, मिश्र जाति का सिद्धांत। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का निर्माण किसी एक जाति ने नहीं, मिश्रित जातियों ने करवाई। वहां 4 जातियां बड़ा, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्राइड, मंगोलियन और अल्पाइन। उनमें सबसे प्रमुख थी भूमध्य सागरीय जाति। आज आपके साथ इतनी ही चर्चा की जाएगी। अगली कक्षा में आपको इनके बारे में विस्तृत बताएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।